हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज का साइकेट्रिक का टॉपिक अपना ईसीटी है। ईसीटी पढ़ने वाले हैं। तो ईसीटी एक थेरेपी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेट करके और इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करते हैं पेशेंट को इलेक्ट्रोड के थ्रू, और उसमें सीजर प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है। तो इसमें देखो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय यूगो सर्लेटी एंड बिनी। यूगो सर्लेटी और बिनी के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया 1938 में। तो इसमें और फ्रॉम 1980 में ईसीटी इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज ए यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। और 1980 में जाके पता चला कि ये एक मेंटल इलनेस के लिए, जो कि सीवियर पेशेंट थे, उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुई। तो इसको एक तरीके से यूनिक ट्रीटमेंट मान लिया गया। ठीक, और यूनिक ट्रीटमेंट में इसको काउंट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। इसको इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी कहते हैं। डेफिनेशन देखो, ईसीटी इज मैकेनिकल एंड फिजिकल थेरेपी इन विच इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन बाईटेम्पोरल area to give current and produced tonic clonic seizure grand mal seizure. It is painless therapy. Seizures produced for 30 to 19 सेकेंड। कितने के लिए? 30 to 90 सेकेंड के लिए हम सीजर को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें देखो, ओवरऑल क्या है कि ये मैकेनिकल और फिजिकल थेरेपी है, यानी कि बाई बॉडी हम इसमें करंट फ्लो होता है, और मैकेनिकल प्रोसेस है पूरा। ठीक है, मैकेनिकल मतलब एक तरीके से इसमें मशीनरी इन्वॉल्वमेंट है, तो मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर इनसाइड देखा जाए तो उसमें भी मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ही है। इनसाइड द बॉडी फिजियोलॉजी चेंज कर देती है ये अंदर जाके, ब्रेन की थोड़ी सी फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस उसके। ठीक है, फिजियोलॉजी चेंज करती है फंक्शंस, तभी तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो इसलिए भी हम इसको मैकेनिकल और फिजिकल थेरेपी बोल सकते हैं। उसके बाद देखो, इसमें हम क्या करते हैं, बाई टेम्पोरल एरिया पे इलेक्ट्रोड पेश करके करंट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें टॉनिक क्लोनिक सीजर बोलो या तो आप, या ग्रांड माल सीजर बोलो। ग्रांड माल सीजर क्या होते हैं, जिनको जेनरलाइज्ड सीजर बोलते हैं। और जेनरलाइज्ड सीजर कैसे होते हैं, बॉडी के हर एक मसल्स तक जाते हैं, यानी कि हर एक मसल्स का मूवमेंट होता है सीजर, मतलब वाइब्रेट की जैसी बॉडी एकदम वाइब्रेशन सी होती है। इसमें इस तरीके के सीजर झटके आते हैं, करंट। ठीक है, तो पूरी सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में करंट फ्लो होता है इसमें। ग्रैंड माल सीजर, इसीलिए हम इसको जनरलाइज्ड सीजर बोलते हैं। ग्रैंड माल सीजर का मतलब है जनरलाइज्ड सीजर, जो कि पूरी बॉडी में आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। इसलिए इसमें पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश किया जाता है। और ये एक पेनलेस थेरेपी है। थेरेपी सीजर्स प्रोड्यूस्ड फॉर 90 to 30 सेकेंड्स, और जो सीजर्स हैं वो 90 से 30 सेकेंड के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। वोल्टेज इसके देखो तो 70 to 120 वोल्ट्स का इसमें करंट देते हैं पेशेंट को। ड्यूरेशन है 0.7 to 1.5 सेकेंड के लिए, नॉट अ मिनट, केवल सेकेंड के लिए, जस्ट 1.5 सेकेंड ये मैक्सिमम टाइम है। और मिनिमम है 0.7 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय। जस्ट लगाते हैं और हटाते हैं इलेक्ट्रोड को, एकदम से लगाएंगे और उसमें शॉक डिलीवर करते ही जस्ट हटा लेंगे। 1 सेकेंड भी पूरा नहीं हो पाता है। किसी किसी बुक में है ये 0.6 से 1 सेकेंड के लिए टाइम। फ्रिक्वेंसी है 3 times पर वीक्स, और एज इंडिकेटेड, यानी कि एक वीक में 3 टाइम हम ईसीटी दे सकते हैं पेशेंट को। और या फिर इससे ज़्यादा तब दे सकते हैं जब उस पेशेंट पे इंडिकेशंस, यानी कि सिम्टम्स में रिलीफ ना मिल रहा हो, या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उतना कि हाँ 3 से ज़्यादा एक वीक में देनी पड़ रही है। टोटल नंबर कितना हो सकता है, मिनिमम तो 6 है और मैक्सिमम 25 तक हम देते हैं ईसीटी, यानी कि एक वीक में कितना हो गया, 3। तो जब पेशेंट कोई भी पेशेंट सीवियर है, तो उसको लगातार अगर ईसीटी चल रही है तो 25 से ज़्यादा नहीं दे सकते हम। 25 बार उसको ईसीटी दे सकते हैं, और 6 से कम भी देंगे तो भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट देख लो, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसा होता है पेशेंट में। तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करने के लिए 3 मेथड हैं, बाईलेटरल और यूनिलेटरल, बाईफ्रंटल है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज होता है अभी
वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड ये यूज हो रहा है अभी बाईलेटरल, और ये ही मोस्ट कॉमन है। बाकी के जो दो हैं वो नहीं यूज किए जाते हैं कभी भी, बहुत ही रेयर यूज होते हैं कोई कंडीशंस की वजह से। तो बाईलेटरल सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसको देखो, मोस्ट कॉमन यूज्ड नाउ डेज, मोर करंट फ्लो, मोर इफेक्टिव, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड बाई टेम्पोरल एरिया इन 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर बिटवीन आउटर कैंथस टू ट्रेगस अबव मिड पॉइंट। तो इसमें देखो बाई टेम्पोरल, यानी कि बाई इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, और टेम्पोरल एरिया पे लगाते हैं। तो इसमें ये वाला डायग्राम देखो आप, तो इसमें ये हो जाता है पेशेंट का टेम्पोरल एरिया, एनाटॉमी में सबने पढ़ा है, और ये है आपका फ्रंटल एरिया। तो जब फ्रंटल एरिया में देते हैं तब वो बाई फ्रंटल हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि ये है, तो ये फ्रंटल एरिया में यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, ये थर्ड और ये 2 समझ लो, 2 नंबर पे यूनिलेटरल है, ठीक। तो इसमें देखो हम कैसा दे रहे हैं, बाई टेम्पोरल, वो ठीक है। तो ये टेम्पोरल बोन होती है, यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका बाई लेटरल बोल लो या फिर बाई टेम्पोरल, एक ही बात होती है। तो ये प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे इस छोटा है डायग्राम, इसमें समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसमें दिखा दे रही हूँ कि जैसे ये पेशेंट है, ये 2 प्यारी सी आँखें हो गई उसकी, ठीक है, ये सुंदर सी नाक हो गई। अब समझो ये है उसका ईयर, तो यहाँ पे आपका ट्रेगस एरिया होता है ईयर का, और ये आउटर कैंथस हो गया आईज का। तो इसके मिड पॉइंट ले लो दोनों का, इसके मिड पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर या 1 इंच ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाएगा। तो इस ऐसे एरिया को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाईलेटरल। नेक्स्ट देखो यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में क्या करते हैं, यूनिलेटरल जो होता है उसमें एक ही साइड पे लगाते हैं, यानी कि जो ब्रेन के लोब होते हैं तो ब्रेन के एक ही साइड लोब में लगाएंगे। यहाँ पे तो दोनों लोब में लगा है, यानी कि लेफ्ट में भी राइट में भी। अब यहाँ पे तो देखो राइट ही राइट में दिख रहा है आपका, जो ये वाला डायग्राम है ये वाला, तो इसमें देखो ये भी राइट ही साइड है आपका और ये भी है। तो इसमें क्या करते हैं, एक तो रहता है आपका टेम्पोरल एरिया पे, और दूसरा जो रहेगा वो बिल्कुल रहेगा आपका नियर द एंटीरियर फोंटेनल्स, ठीक है। कहाँ पे लगाते हैं, नियर द एंटीरियर फोंटेनल्स। तो ये एरिया हो गए आपके यूनिलेटरल के। और यूनिलेटरल कैसे लगाएंगे, प्लेस ऑन वन साइड हेड, इट लेस कॉमन, लेस इफेक्टिव और लेस करंट। इसमें करंट का फ्लो भी कम कर जाता है और ये लेस इफेक्टिव भी होता है, यानी कि उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा जितना बाईलेटरल शॉक दे के पेशेंट में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और इसको क्या है इसमें, ये लेस कॉमन है, यानी कि इसको ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है बाई फ्रंटल, 5 सेंटीमीटर अब आउटर कैंथस, यानी कि जो आइज का आउटर कैंथस होता है उससे हम कितना लगाते हैं, 5 सेंटीमीटर। जो ये आउटर कैंथस है यहाँ से ले लो 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ले जाओ और लगा दो, ठीक। ये हो गया बाई फ्रंटल। तो 3 तरीके से जो इलेक्ट्रोड हैं वो शॉक देने के लिए प्लेस किए जाते हैं ईसीटी देने वाले पेशेंट में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब है कि ऐसी कौन सी बीमारियां या ऐसी कौन सी डिसऑर्डर हैं जिनमें ईसीटी देने की पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं सारे डिसऑर्डर, प्लीज़ एक बार जाके पूरी वीडियो विजिट कीजिए और उनको देखिए। तो उसमें कुछ भी नहीं छूटा है, पूरा बुक से बना हुआ है। NCLEX की बुक से नोट्स बनाती हूँ मैं, तो वहाँ पे कुछ छूटने के चांस नहीं रहते हैं। उसके बाद देखो इसमें इंडिकेशन होता है मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन वाला पेशेंट क्या करता है, सुसाइड करने के लिए भगता है जब उसमें बहुत सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, या फिर इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि वो बिल्कुल स्टूपर कंडीशन में चला जाता है और एक जगह पड़ा रहता है, ना उसमें कोई हाइजीन, ना कुछ, कोई एनर्जी नहीं, बिल्कुल एकदम ख़त्म सा हो जाता है। तो वो इस तरीके के पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट में हम देते हैं। सीवियर कैटाटोनिक वाले पेशेंट में देते हैं, जिनमें सीवियर कैटाटोनिया मतलब ये एक तरीके से डिप्रेशन में ही होता है। आपने उसमें देखा होगा, सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखा होगा, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया होती है जिसमें वो इतने एबनॉर्मल मूवमेंट बना लेता है पेशेंट जिसकी कोई हद नहीं होती है, ठीक है। तो वो होती है कैटाटोनिक ये सीजोफ्रेनिया। तो उसमें भी हम बहुत, और इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो कैटाटोनिक टाइप का होता है ना, सीवियर कैटाटोनिक, इसमें बहुत इफेक्टिव होता है ईसीटी सबसे ज़्यादा,
ठीक। उसके बाद देखो सीवियर साइकोसिस कंडीशन जितनी भी होती हैं उनमें हम दे सकते हैं, सीजोफ्रेनिया में, मेनिया में, इसमें भी हम दे सकते हैं, ईसीटी को देते हैं। और एक चीज़ और होती है, ड्रग रेजिस्टेंस कर जाए, किसी भी पेशेंट में क्या हो जाए, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए तो भी हम पेशेंट में क्या करेंगे, ये ईसीटी देंगे। ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि हम पेशेंट को दवाइयाँ खूब दे रहे, डिप्रेशन वाला है, मेनिया वाला है, या फिर आपका बाइपोलर वाला है, खूब ड्रग्स दे रहे हैं, उस पर ड्रग्स का कोई असर नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस हो चुकी है ड्रग्स, तब हम उसको ईसीटी देके उसको ठीक करना पड़ता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लो, यानी कि ऐसी वो कौन सी कंडीशन है जिनमें हम ईसीटी को दे ही नहीं सकते हैं। तो वो फर्स्ट कंडीशन आपकी आती है जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इंक्रीज आईसीपी, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जो आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें सीएसएफ का फ्लो बढ़ता है और इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे अपने शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है वैसे ही ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, ठीक। तो उसमें भी नहीं दे सकते। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में नहीं दे सकते। सेरेब्रल हीमोरेज हुआ है, यानी कि ब्रेन में स्ट्रोक वगैरह हुआ है पेशेंट को, उसको भी नहीं दे सकते। ब्रेन ट्यूमर है किसी को तो इसमें तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसी में नहीं दे सकते। रेटाइनल डिटैचमेंट में नहीं दे सकते, आपने एमएसएन में पढ़ा हुआ होगा आई वाले डिसऑर्डर में। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में नहीं दे सकते, निमोनिया कंडीशन में नहीं दे सकते। और पेस मेकर लगा है किसी भी पेशेंट को हार्ट में, उसको नहीं दे सकते। और एक कंडीशन और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, प्रेगनेंसी में भी नहीं देते हैं, ठीक है। किस में? प्रेगनेंसी में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कि अगर उस महिला की कंडीशन इतनी ख़राब है कि उसको शॉक डिलीवर करना ज़रूरी ही है और वो सही नहीं हो रही दवाइयों से, तो उसको मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाए, मेंटल इलनेस की वजह से एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाए कि मतलब उसको बचने के ही चांस ना हो, तब दे सकते हैं बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज करके। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए हम नहीं दे सकते उसमें। तो प्रेगनेंसी में भी नहीं देते हैं ईसीटी। उसके बाद देखो ड्रग्स कौन कौन सी यूज करते हैं, ये नॉरसेट के हिसाब से जो ड्रग्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एट्रोपाइन सल्फेट होती है फर्स्ट ड्रग, ये मैंने सीक्वेंस में लिखी हुई है। सीक्वेंस में मतलब मेडिसिन से सीक्वेंस में दी जाती हैं कि पहले कौन सी दें, सेकंड कौन सी दें, थर्ड कौन सी दें। तो सबसे पहले देंगे एट्रोपाइन सल्फेट, जो क्या करती है पेशेंट के सीक्रेशंस को रिड्यूस करती है, यानी कि उसके मुंह में जो सीक्रेशंस आ रहे होते हैं वो बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि सीक्रेशंस जो रहेंगे अगर पेशेंट के मुंह में बने रहेंगे, सीक्रेशंस आते रहेंगे, तो जब उसको एनेस्थीसिया लगा दोगे तो वो एस्पायरेट कर जाएगा, इसलिए ये ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट है थियोपेंटेन सोडियम, इससे हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, ये एक एनेस्थेटिक मेडिसिन है। नेक्स्ट है आपकी सक्सिनिल कोलिन, और ये मसल्स रिलैक्सेंट है, ठीक है। तो जो एट्रोपाइन सल्फेट का डोज है वो 0.3 से 0.6 mg होता है IM दे तो, और 0.4 से 1 mg होता है अगर IV दोगे तो, ठीक है। IV दोगे तो कितना होगा 0.4 से 1 mg। और जो थियोपेंटेन सोडियम है वो 3 mg पर केजी होता है, सक्सिनिल कोलिन 0.2 to 0.5 mg पर केजी IV होगा। तो ये 3 ड्रग्स हो गई। और नेक्स्ट इसमें देखो, अब एक चीज़ हम और बता दें कि इनको सीक्वेंस में ही क्यों देते हैं। देखो सीक्रेशंस तो सबसे पहले ही रिड्यूस करना ज़रूरी है, तो इसमें हम जो बेहोशी की दवाई है वो इसलिए पहले देते हैं कि अगर उसको मसल रिलैक्सेंट दे दोगे तो मसल रिलैक्सेंट एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके मसल्स में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर देती है। यानी कि अभी आप हाथ पैर के मूवमेंट कर पा रहे हो नॉर्मली, तो वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है। और जब मेडिसिन दे दोगे तो वो मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी, तो आप अपना हाथ उठा भी नहीं पाओगे। तो पेशेंट को अगर जब वो होश में है तभी दे दोगे तो वो अपने आप को बिल्कुल पैरालाइज महसूस करेगा एकदम से, तो वहाँ पे उसकी साइकोलॉजिकल एंजाइटी वगैरह ये सब उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए हम सबसे पहले उसको बेहोश यानी कि एट्रोपाइन सल्फेट देते हैं सीक्रेशन रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद पेशेंट को बेहोश करते हैं, और बेहोश करने के तुरंत बाद ही उसको एकदम से मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं। मसल रिलैक्सेंट देने का दूसरा कारण ये भी है कि बोन फ्रैक्चर से बचाने के लिए, अगर मसल रिजिड रहेंगी ऊपर से आप उसको करंट और दे रहे हो, पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड सीजर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो बोन होती है वो ब्रेक होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग रोल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए नर्स हमको पता होना चाहिए कि किसी भी पेशेंट का कोई भी इन्वेस्टिगेशन या थेरेपी चल रही है तो उसमें हमारे क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कीप NPO एंड 6 to 8 hours। तो ये आपका नॉरसेट का भी क्वेश्चन पूछा गया, इस यहाँ से नॉरसेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
तो ये नॉर्सेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, एनपीओ होता है नील पर ओरल, यानी कि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। ईसीटी से 6 से 8 घंटे पहले ही बंद कर देते हैं सब कुछ, और 8 से 6 घंटे उसको बिल्कुल भूखा रखेंगे, कुछ नहीं देंगे। नेक्स्ट है कंसेंट साइन बाई डॉक्टर। हमेशा याद रखना, नर्सेस कभी भी कंसेंट साइन नहीं करवाती हैं, डॉक्टर ही कंसेंट लेता है पेशेंट से, ठीक है। कागज़ लेके वो हाथ में पकड़े रहेंगी, साइन करवा सकती हैं खड़े होके, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, डॉक्टर ही कंसेंट साइन करवाएगा, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन उस पर जो कुछ भी कर रहा है वो डॉक्टर ही कर रहा है, हम तो उसकी केयर कर रहे हैं उसके कहने पे, ठीक है, डॉक्टर के कहने पे। और नेक्स्ट देखो, रिमूवल ऑल ऑर्नामेंट्स, रिमूव ऑयल फ्रॉम हेयर बाय शैम्पू, रिमूव नेल पेंट्स। जितने भी ऑर्नामेंट्स पहने हुए पेशेंट को सब रिमूव कर देंगे, उसके हेयर को शैम्पू कर देंगे जिससे उसमें ऑयल ना रहे, ठीक है। और इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम करंट जनरेट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्पार्क और वो सब हो सकता है। नेक्स्ट है रिमूव नेल पेंट। नेल पेंट इसलिए रिमूव करते हैं, पेशेंट को जो नेल्स एरिया होता है वहाँ से साइनोसिस को आराम से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी ब्लैडर और बोवेल, उसको यूरिन पास आउट करवा देंगे, बोवेल भी क्लीन कर देंगे उसको एनीमा वगैरह देके, ठीक है। तो ये सब कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टॉप सेडेटिव ड्रग्स बिफोर 24 आवर्स, दे ड्रग्स डिक्रीज सीजर थ्रेशोल्ड। ये भी नॉर्सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, जो सेडेटिव ड्रग्स होती हैं, सेडेटिव ड्रग्स बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की सेडेटिव ड्रग्स होती हैं, तो उनको हम बिफोर 24 आवर्स इसलिए स्टॉप करते हैं कि सीजर थ्रेशोल्ड का मतलब है कि जितने मात्रा में सीजर प्रोड्यूस करने हैं या हम करते हैं तो उनको रिड्यूस कर देगी ये ड्रग्स। क्यों रिड्यूस कर देगी? क्योंकि एक सेडेटिव्स है, तो इसको हम सीजर में भी देते हैं, यानी कि सीजर के ट्रीटमेंट में देते हैं, तो मेडिसिन क्या करेगी, उस सीजर को डिक्रीज करेगी। लेकिन हमको क्या करना है, ईसीटी दे के हमको तो सीजर को प्रोड्यूस करवाना है बॉडी में, तो वो सीजर को ठीक तरीके से जितने मात्रा में हमें जितना करंट चाहिए, या फिर जितने सीजर चाहिए जनरलाइज्ड, उतने आ सकें उस पेशेंट में पूरी तरीके से। इसलिए हम इस मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म होने के लिए 24 घंटे पहले ही बंद कर देंगे सीजर, जिस दिन उसको ईसीटी होने जा रही है उस दिन, ठीक। उसके बाद देखो अप्लाई माउथ गैग टू प्रिवेंट टंग वाइट। हम उसमें माउथ गैग लगा देते हैं बना के, जिससे उसकी टंग वाइट ना हो। नेक्स्ट है मॉनिटर्ड वाइटल रेस्पिरेशन डिप्रेशन, माउथ गैग लगाएंगे टंग वाइट से रोकने के लिए, उसके वाइटल साइन चेक करेंगे, रेस्पिरेशन डिप्रेशन चेक करेंगे। वो इसलिए होता है ड्रग्स की वजह से। और एट्रोपाइन सल्फेट कभी कभी क्या वो करती है सप्रेस रेस्पिरेशन सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट देखो आफ्टर ईसीटी साइड इफेक्ट पोजीशन, साइड लाइन पोजीशंस टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, नॉर्सेट में भी पूछा जा चुका है और ऑल एग्जाम में पूछा जाता है, वो तो जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें, ठीक। तो आफ्टर ईसीटी साइडलाइन पोजीशंस टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, हम क्या करेंगे, जब ईसीटी लगा चुके होते हैं और पेशेंट को रिकवरी रूम में लेके आते हैं, तो उसमें हम उसको साइडलाइन पोजीशन देते हैं लेफ्ट साइड से। सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड से ही सेफ पोजीशंस होती है, तो चाहे राइट से दो लेफ्ट से दो, वो साइडलाइन ही बोलेंगे, लेकिन लेफ्ट से मोस्ट प्रेफर करते हैं। तो वो इसलिए देते हैं कि उसके मुंह में जितने भी सिक्रेशंस अगर आए हैं या कुछ है मुंह में प्रेजेंट, तो वो पेशेंट एस्पायरेट ना करे, तो इसलिए हम उसको साइड से कर देंगे, तो माउथ के जितने भी सिक्रेशंस होंगे वो बाहर निकल जाएंगे सब। उसके बाद देखो बाइप माउथ ओरिएंटेड ऑफ द पेशेंट, तो उसको उसका जो भी मतलब सिक्रेशंस वगैरह अगर हैं मुंह में, तो पूरा उसका बाइप कर देंगे, माउथ साफ कर देंगे। उसके बाद पेशेंट को ओरिएंटेड करवाएंगे। ओरिएंटेड करवाना इसलिए ज़रूरी है, हम ये चेक करते हैं, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस को चेक करते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस इसलिए चेक करना ज़रूरी है, रेयर केस में, ये नहीं कह रहे कि सब में होता है, रेयर केस में जो मेमोरी लॉस की तरफ जा सकता है, जो पेशेंट है वो किधर जा सकता है, मेमोरी लॉस में, ठीक। इसलिए हम ओरिएंटेड करते हैं पेशेंट को। ओरिएंटेड का मतलब है कि हम उससे, जैसे ही पेशेंट थोड़ा थोड़ा होश में आ जाएगा, तो हम उससे पूछेंगे कि आप कहाँ पे हो, आज का दिन क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, या उसके फैमिली मेम्बर खड़े होंगे पास में तो उससे पूछेंगे ये कौन है। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि उसकी मेमोरी भी ठीक है और उसमें कोई कॉग्निटिव फंक्शंस भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। उसमें कन्फ्यूजन वगैरह तो सिम्टम्स आते ही पेशेंट में आफ्टर द ईसीटी। उसके बाद अलाउ फॉर मील आफ्टर गैग रिफ्लेक्स इज रिटर्न, ये भी नॉर्सेट का क्वेश्चन है
कितने सारे क्वेश्चंस देखो बनते हैं ईसीटी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो गैग रिफ्लेक्स जब तक उसमें रिटर्न ना हो जाए तब तक हम उसको खाना नहीं देंगे। अगर खाना दोगे तो वो एक्सपायरेट होने के चांसेस हैं। तो गैग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ भी खाना खाते हैं और गलती से वो अगर आपके उसके ट्रैकिया की तरफ जाता है, ठीक है, ब्रोंकस में जाता है, ट्रैकिया की तरफ जाता है, तो पेशेंट को इंस्टेंट कफिंग आती है, एकदम से कफ आएगा, ठीक है उसको, या फिर खांसी होगी बहुत तेज से, तो वही गैग रिफ्लेक्स होता है आपके। सीधी सी बात, गैग रिफ्लेक्स होता है आपके एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बस बात खत्म एक लाइन में, ठीक है, एयरवे को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर समझो गैग रिफ्लेक्स उसमें नहीं लौटा है, क्योंकि हमने पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश किया है, और जब पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश करते हैं तो उसमें गैग रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक अब्सेंट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो अगर नहीं आएगा और उसको आपने पानी पीने के लिए दे दिया या खाना खाने के लिए दे दिया, तो अगर उसके गलती से ट्रैकिया में चला गया तो उसको कफिंग नहीं होगी, कफिंग नहीं होगी तो वो लंग्स में चला जाएगा। तो वो सब प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैग रिफ्लेक्स आने का वेट करते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट हम इसके देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ईसीटी देने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं पेशेंट में। तो एक तो हो गया रिट्रोग्रेड एमनेसिया, टेम्परेरी होगा, वो परमानेंट नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन, रिट्रोग्रेड एमनेसिया है कि वो भूल जाएगा, चीज़ों को कुछ देर के लिए भूल जाएगा और कन्फ्यूजन हो जाएगा। फ्रैक्चर होने के चांस हैं, टंग वाइट हो जाता है, हेडेक होता है, और रेस्पिरेशन डिप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था ओवरऑल आपका ईसीटी आज का टॉपिक, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये देख लो, ये है आपकी ईसीटी मशीन, इससे हम देते हैं पेशेंट को ईसीटी, ये है आपकी ईसीटी मशीन, और ये नॉरसेट के एग्ज़ाम में एक बार इमेज के तौर पे पूछी गई है। और ये 3 मेथड हैं आपके इलेक्ट्रोड प्लेस करने के। तो ये हो गया आपका ईसीटी ख़त्म, और इसको पढ़ते रहें, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। और मैं तो कोशिश करूँगी, चाहे वो एकेडमिक्स वाले बच्चे हैं जो 4th ईयर में हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और वो जाना चाहते हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं हॉस्पिटल में, तो वो बिल्कुल भी इस मतलब से ना पढ़ें कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देना है 4th ईयर का और पास होना है, बिल्कुल भी ना पढ़ें। जितना डिटेल पढ़ने को मिले उतना पढ़ लो, उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो मैं जो क्लासेस बना रही हूँ वो आपके एकेडमिक के लिए भी जितने बेनिफिशियल हैं उतने ही बेनिफिशियल आपके, अगर आप कॉम्पिटिटिव के पढ़ना चाहो तो उसके लिए भी हैं, ठीक है। और कल की क्लास जो मैं 4th ईयर वाले अगर बच्चे हैं आपके कांटेक्ट में, तो आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उनको भी सजेस्ट करिए, 4th ईयर वाले बच्चों को, क्योंकि मैं 4th ईयर वालों को भी पढ़ा रही हूँ फ़िलहाल, ओवीजी और सीएचएन की क्लासेस पढ़ा रही हूँ। और अगर ये साइकेट्रिक की अगर आपको पीडीएफ बाय करनी है हमारे पूरे उसकी थ्योरी की, तो कल की क्लास में मैं आपको मेथड बता दूँगी, नंबर शेयर कर दूँगी, तो उस पर पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकेंगे, ठीक है। थ्योरी की पीडीएफ अभी मिल पाएगी, साइकेट्रिक की इसके एग्ज़ाम्स अगर बच्चे बोलेंगे मुझे कि इसके पेपर सॉल्व चाहिए साइकेट्रिक के, तो मैं वो भी करवा दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं 4th ईयर की क्लास पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं। 3rd ईयर के जब एग्ज़ाम आएंगे तो मैं वो भी सब्जेक्ट पूरे पढ़ा दूँगी। तो अगर मेरी वीडियो और क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए,